हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है वाई डी के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इन बैड फेथ इसका टाइटल है। हमारे जो एडिटोरियल है ना, लिखा हुआ है फार्मर्स और सरकार के बीच में जो भी स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके ऊपर, है ना। कैसे सरकार ने बैड फेथ के अंदर फार्मर्स के ऊपर NIA की जांच बिठा दी है फार्मर्स को डराने के लिए। शुरू करेंगे आर्टिकल को। आज का आर्टिकल थोड़ा सा आपको पुश करेगा आपकी लिमिट्स तक, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है ना, लेकिन सारी वोकैब सारी ग्रामर को हम डिस्कस करते हुए जाएंगे और इसको आप समराइज़ कर सकते हैं इस क्विज़ के अंदर। इस क्विज़ के दोनों क्वेश्चंस में सारी ग्रामर और सारी वोकैब समराइज हो जाएगी। सभी लोग कोशिश करें कि इस क्विज़ को एक ट्राई दें। वीडियो के लास्ट में इसको लाइव करवाऊंगा इसका सोल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ नया सीख। कह रहा है इन बैड फेथ, बुरी भावना से। बैड फेथ क्या होता है? बुरी भावना। आपने किसी के लिए इल विल रखी हुई है, दुर्भावना रखी हुई है ना, गलत चीज़ सोची हुई है, उसको कहते हैं बैड फेथ। अब देखो, बैड फेथ एक वर्ड आगे इसका एंटोनिम भी आएगा गुड फेथ। उसका मतलब होगा अच्छी भावना से, है ना। तो बैड फेथ के सिनोनिम होते हैं इल विल, मैलेवोलेंस और मलिस। अब मैं इसके एंटोनिम बना रहा हूँ, यही देख लो। अच्छे अच्छे एंटोनिम आगे आएंगे, आप वहाँ से इनको रिलेट करना। जैसे इल विल का उल्टा हो जाएगा गुडविल। इल मतलब खराब, गुडविल मतलब अच्छा। मैलेवोलेंस का उल्टा हो जाएगा बेनेवोलेंस, है ना। और बैड फेथ का उल्टा हो जाएगा गुड फेथ। गुड फेथ। तो जब गुड फेथ में आप काम करते हो तब आप अच्छी भावना से लोगों के लिए काम कर रहे हो। अच्छा, किसकी बात कर रहा है? ऑन द ऑन गोइंग फार्मर्स एजुटेशन। बात कर रहा है अभी उस फार्मर्स एजुटेशन की, किसानों के उस प्रदर्शन की जो ऑन गोइंग है, जो अभी भी जारी है। चलिए इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, देखें क्या कहना चाह रहा है। ज़रूर से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें। आपके लाइक्स और शेयर से अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगती है ना, तो इस सीरीज़ को बहुत रीच मिलेगी। स्टेट इंटिमिडेशन ऑफ प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स कैन नॉट सर्व एज अ सब्सिट्यूट फॉर पॉलिटिकल डायलॉग। बहुत अच्छी लाइन है ये। कह रहे स्टेट का जो इंटिमिडेशन है ना, अब ये क्या होता है? इंटिमिडेशन का मतलब है डराना, धमकाना। कह रहे भारत सरकार का या देश का जो इंटिमिडेशन है, डराने और धमकाने का जो काम है। अच्छा, किन का इंटिमिडेशन? प्रोटेस्टिंग ग्रुप्स का, ऐसे ग्रुप्स का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कह रहे ये इंटिमिडेशन नाम का जो काम है ना, ये सर्व नहीं करेगा, ये हमारे काम नहीं आएगा। कैन नॉट सर्व। और कैसे? एज अ सब्सिट्यूट, एक सब्सिट्यूट के तौर पे, एक रिप्लेसमेंट के तौर पे। और किसका? पॉलिटिकल डायलॉग का, सियासी बातचीत का। कह रहे इंटिमिडेशन के जरिए सियासी बातचीत का हल जो है ना, आप नहीं निकाल सकते। अगर आपको किसी काम को पॉलिटिकल डायलॉग से करना है, राजनीतिक तौर पे बातचीत करके करना है ना, तो राजनीतिक बातचीत की जगह इंटिमिडेशन से काम नहीं चलेगा। इट इज़ नॉट अ सब्सिट्यूट टू पॉलिटिकल डायलॉग। समझ गए? अब आ जाओ सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। सब्जेक्ट वर्ब आपको पकड़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट सारे के सारे एक्वा ब्लू कलर में, वर्ब सारी की सारी पिंक कलर में आपके सामने है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट है इंटिमिडेशन। वर्ब है इसकी कैन नॉट सर्व। वर्ड कौन से आए हैं? सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब होता है ऑल्टरनेटिव, है ना, आपका विकल्प। हर वो चीज़ सब्स्टिट्यूट कहलाएगी जो आपकी जगह पे आ जाएगी, आपको रिप्लेस कर देगी, है ना, आपका रिप्लेसमेंट। डायलॉग एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है टॉक बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच की जो ना बातचीत को कहते हैं डायलॉग। अब ये बना कैसे? लॉग रूट से बना है। मैंने लॉग रूट से चार अच्छे अच्छे वर्ड्स जो बनते हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं। वन वर्ड की तरह इनको लेंगे अपने। एक बार आप कोशिश कर लें इनका मीनिंग क्या है, फिर मैं आपको इनको तोड़ के बताने वाला हूँ। चलिए देखिए, डाई मतलब दो, तो डायलॉग मतलब दो लोगों के बीच की बातचीत। मोनो मतलब एक, मोनोलॉग मतलब टॉकिंग टू योर सेल्फ। जब आप अपने आप से बातचीत करते हो ना, अपने आप से अपने कभी कभार करते हैं ना, तो वो कहलाता है मोनोलॉग, है ना। एक ही इंसान अपने आप से ही बात कर रहा है, किसी और से बात नहीं कर रहा। टॉकिंग टू योर सेल्फ। एपिलॉग का मतलब होता है, देखो एपी मतलब बाहर, लॉग मतलब बातचीत। तो किसी किताब के, किसी भी नाटक के, किसी भी प्ले के लास्ट में होने वाली जो बातचीत होती है ना, उसको कहते हैं एपिलॉग। जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है लास्ट का, अ मैसेज एट द एंड। अब ये किसी किताब के एंड में भी हो सकता है और किसी नाटक के एंड में भी हो सकता है ना, एपिलॉग। और प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? देखो, प्रो मतलब फ्रंट, लॉग मतलब बातचीत। अ मैसेज एट द बिगिनिंग
बिगनिंग ऑफ ए बुक और ए प्ले। तो किसी स्टोरी या बुक के शुरुआत में जो प्रस्तावना होती है, उसके जो प्रेफेस होता है, उसको कहते हैं प्रोलॉग, है ना, शुरुआत का मैसेज। तो देखो लॉग रूट से चारों वर्ड्स बनते हैं। आप डाई, मोनो, एपी और प्रो, इन चारों वर्ड्स को देखोगे ना तो ये रूट लगा के वर्ड्स बन जाएंगे। शुरू करेंगे आर्टिकल को, लेकिन उससे पहले आज शाम को 8:30 बजे खबरी पे अपना लाइव है, जिसमें अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। आप मुझसे टेलीफोनिक फ़ोन कॉल के जरिए बात कर सकते हैं, है ना, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ज़रूर से खबरी ऐप को डाउनलोड करके रखना। 8:30 बजे अपने लाइव आएंगे, है ना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा। चैनल अपना YET योर इंग्लिश ट्यूटर, वहीं पे आपको लाइव जो है ना आज मिल जाएगा। दूसरी चीज़, मेंबर स्पेशल वीडियोस आज बैंकिंग की अपलोड कर रहा हूँ, शाम को मिल जाएगी सभी बैंकिंग वालों को। और वीकेंड पे मिलेगी एक डिस्क्रिप्टिव की वीडियो, जो कि बैंकिंग और SSC CHSL दोनों में काम आएगी, है ना। कैसे लेटर और कैसे जो ना आपके एसे को आपको लिखना है। मेंबर स्पेशल वीडियोस हैं, मेंबर बन के आप इनको देख सकते हैं। ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, इन वीडियोस का एक्सेस आपको मिल जाएगा। जिनके कार्ड्स काम नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो को प्ले करना, यहाँ से आपके कार्ड भी चलने लगेंगे। अब शुरू करेंगे एक समरी के साथ। समरी ये है, किसानों से एक तरफ तो बातचीत चल रही है ना, पॉलिटिकल डायलॉग चल रहा है कि आप भाई मान जाओ। दूसरी तरफ किसानों को डराया जा रहा है NIA के जरिए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के जरिए, कि आप कहीं आतंकवादी तो नहीं हो। ये एजेंसी यही काम करती है, टेररिज्म को पकड़ने की कोशिश करती है। तो किसानों के घर पे सम्मन आ रहे हैं, पत्रकारों के घर पे सम्मन आ रहे हैं NIA के, ताकि आप जो है डर के इस प्रोटेस्ट को बंद कर दो। हमारा एडिटोरियल क्या कह रहा है ये पॉलिटिकल डायलॉग का दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको इंटिमिडेट ही करना है तो आप इंटिमिडेशन से काम चलाओ ना, लेकिन जिस समस्या का हल पॉलिटिकल डायलॉग से निकलता है ना, उस समस्या का डर इंटिमिडेशन से नहीं निकलता है। किसी को थ्रेटन, किसी को डरा धमका करके नहीं निकलता है। बस यही कहना चाह रहे हैं, डराना धमकाना बंद करो और आप जो है किसानों से बातचीत करो प्रॉपर तरीके से, सही भावना के साथ, बैड फेथ में नहीं, गुड फेथ में। ये इसकी आज की समरी है। आज की टोन है कास्टिगेटिंग और अक्यूजिंग। सरकार को अक्यूज़ कर रहा है गलत चीज़ को यूज़ करने का, स्टेट मशीनरी को यूज़ करने का गलत तरीके से ना, अक्यूजिंग टोन है। समरी को लिखे कमेंट सेक्शन में, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी। चलिए शुरू करने वाले हैं। करे द NIA's डिसीजन टू समन पीपल एसोसिएटेड विद द ऑनगोइंग फार्मर्स एजिटेशन as witness in a sedition case is definitely out of the ordinary, even if not entirely surprising। कह रहे नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA, इसका जो डिसीजन है, ये खास एजेंसी है जो कि टेररिज्म को पकड़ती है ना, ऐसा समझ लो। कह रहा हमारी खुफिया एजेंसी का जो फैसला है, सम्मन करने का लोगों को, बुलाने का लोगों को, सम्मन करना मतलब बुलाना। अच्छा, कौन से लोग? जो जुड़े हुए हैं इस ऑन गोइंग फार्मर एजिटेशन से, जो जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड विद हैं इस हाल में जारी किसानों के प्रदर्शन से। अच्छा, और कैसे बुलाना है? विटनेस के तौर पे, गवाह के तौर पे। अच्छा, कौन सा गवाह? एक सेडिशन के केस में, एक राजद्रोह के केस में। सेडिशन मतलब देश से गद्दारी, है ना, राजद्रोह। करे जो ये NIA का डिसीजन है, ऐसे इस तरह के लोगों को, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को बुला लेने का, समन कर लेने का, ये जो डिसीजन ना, ये है वास्तव में डेफिनेटली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। आउट ऑफ ऑर्डिनरी का मतलब है जो चीज़ ऑर्डिनरी से बिल्कुल अलग हो, जो चीज़ नॉर्मल ना हो, बहुत ही खास हो। ये डिसीजन अपने आप में काफ़ी खास डिसीजन है। कह रहा इवन इफ नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, यहाँ तक कि अगर ये पूरी तरह से सरप्राइजिंग ना भी हो। कह रहा अगर आपको अचंभा ना भी हुआ हो ना इससे, NIA के डिसीजन से, आपको लगता हो कि भाई ये तो होता रहता है ना, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग ना लगाओ आपको, फिर भी ये ऑर्डिनरी बात नहीं है, अपने आप में एक बहुत ही खास बात है कि किसानों को बुलाया जा रहा है एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के द्वारा। समझ गए? सब्जेक्ट वो पकड़ना है, डिसीजन की वर्ब है इज, ऑन गोइंग का मतलब है जो अभी ऑन हो, गो करना, जो अभी कंटिन्यू हो, जो भी जारी हो, वो कहलाता है ऑन गोइंग, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है ऑन गोइंग। सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह, इसको रिबेलियन बोल सकते हैं, ट्रीजन बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा पंजाबी एक्टर दिलीप संधू एंड फार्मर्स लीडर बलदेव सिंह सिरसा आर अमंग 40 पीपल it has summoned in connection with the fresh case registered on December 15th, 2020 against 6 for Justice, a US-based organization that is banned by India। कह रहे एक तो ये भाई साहब दीप संधू और दूसरा फार्मर्स के लीडर बलदेव सिंह सिरसा, जो कि दोनों हमारे सब्जेक्ट भी हैं सेंटेंस के। कह रहे ये हैं उन 40 लोगों में से, अमंग 40 पीपल, जिसको इसने सम्मन किया है, NIA ने बुलाया है। अच्छा, क्यों बुलाया? इन कनेक्शन विद, कनेक्शन के अंदर, जांच के अंदर कनेक्शन के लगा करके, और किस में? एक फ्रेश केस में।
और किसके खिलाफ? जो रजिस्टर्ड है दिसंबर 15-20 को 6 फॉर जस्टिस के खिलाफ, है ना, इस संगठन के खिलाफ, जो कि एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया में बैंड है, इंडिया में जिस पे रोक लगी हुई है। समझ गए ना? तो इन दोनों को बुलाया है, जो कि ये भी 40 लोगों में से 2 ही लोग हैं, इनके अलावा भी 38 लोग और भी हैं जिनको इसने सम्मन किया है कि इस केस के कनेक्शन के अंदर, जो कि इस 6 फॉर जस्टिस नाम की संस्था के सामने इन्होंने बनाया है, जो इंडिया में बैंड है। सब्जेक्ट वो पकड़ते रहना, दोनों की वर्ब है आर, इट की वर्ब है हैज सम्मन्ड, दैट की वर्ब है इज बैंड। सिंपल सेंटेंस, आगे बढ़ते हैं। कह रहे अदर सम्मन्ड इंक्लूड फंक्शनरीज ऑफ खालसा एड, a Sikh charity that provided material support to agitating farmers and those who organized a community kitchen for them। सेंटेंस में ग्रामर आएगी बहुत अच्छी वाली, ध्यान से देखना। कह रहे अदर्स दूसरे, इन दोनों के अलावा, है ना, इन दोनों के अलावा अदर्स दूसरे जो है ना, जिनको सम्मन किया गया है, जिनको बुलाया गया है, कह रहे वो दूसरे इंक्लूड करते हैं, उन दूसरों में शामिल है फंक्शनरी खालसा एड के, कार्यकर्ता खालसा एड नाम की संस्था के। अच्छा, ये बताएगा खालसा एड क्या है? ये एक सिख चैरिटी है, एक सिख धर्म की संस्था है, चैरिटी है, जो कि प्रोवाइड करती थी मटेरियल सपोर्ट को, चीज़ों के सपोर्ट को इन एजिटेटिंग फार्मर्स को, है ना। इनको कपड़ा चाहिए, लत्ता चाहिए, कंबल चाहिए, खाना चाहिए, ऐसा मटेरियल सपोर्ट इनको दिया करती थी। और कह रहा और किनको? और जो दोस्त जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक कम्युनिटी किचन को इनके लिए, तो और दूसरों इनको भी बुलाया गया जिन्होंने फार्मर्स के लिए लंगर लगाए थे, कम्युनिटी किचन किया था ना, उनको भी एनआईए ने बुला लिया कि आओ जरा जांच में बैठो हमारे साथ, आपसे कुछ बातें करनी है। समझ गए? तो इन लोगों को बुलाया गया, एक तो खालसा एड के कार्यकर्ता और फार्मर्स के लिए लंगर चलाने वाले, कम्युनिटी किचन चलाने वाले लोगों को। अब आयो सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें। एक कॉन्सेप्ट है, मैंने कई बार आपको करवाया, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, मुझे लगता है कि 4 से 6 बार इसका रिविजन होना चाहिए। आई थिंक आज सब लोग मेरे हिसाब से तो एबल होंगे इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक बार सब लोग कोशिश कर लें। आपको दे, दोज और देम, दे, देम और दोज, इन तीनों में से एक को चूज़ करना है हर सेंटेंस में। पहले आप चूज़ करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना था। मैंने सब्जेक्ट वर्ब मार्क कर दिया है इस सेंटेंस में, ताकि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ, है ना। अब शुरू करेंगे। देखो, दे लगेगा सब्जेक्ट की जगह, देम लगेगा ऑब्जेक्ट की जगह, और दोज लगेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह। अब आप बोलोगे ये कैसी बात? दोज तब लगेगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के डिफाइन करने के लिए कोई एडजेक्टिव पढ़ाओ या एडजेक्टिव क्लोज या फ्रेज पढ़ाओ उसके बाद। अब इसको लाइव देखेंगे, है ना, इसको अपने करके देखते हैं। दोज हैव रीच्ड सेफली, वो लोग पहुंच चुके हैं महफूज होकर के, सेफली, है ना, सुरक्षा से। अब कौन लोग? वो लोग। दोज क्या आपका सब्जेक्ट है ना, ग्रीन कलर में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की जगह क्या आता है? दे आता है। अगर दे आता है तो दोस्त क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हमें यहाँ पे इसको दोस्त को निकाल के सीधे सीधे दे बना देना है, ठीक है। ऐसे लगता है फॉर्मूला। सब्जेक्ट की जगह चाहिए तो दे लगाना है, ऑब्जेक्ट की जगह दम लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में कोई एडजेक्टिव पढ़ाओ तो दोस्त लगाना है। तो एडजेक्टिव तो यहाँ नहीं रहा, तो मुझे दे लगा के अपना काम चला लेना है। अब देखो, द डॉक्टर डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ टू दोस्त, डॉक्टर साहब ने डोनेट कर दिया सारी अपनी वेल्थ को उन लोगों को, सारे पैसों को उन लोगों को। अच्छा, किन लोगों को? उन लोगों को। ये दोज यहाँ पे टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है मेरे भाई? देम आता है। तो दोज को हटा दो यहाँ से, इसको उठा के फेंको और देम को लगाओ। याद रखना, अगर इसके बाद में कोई एडजेक्टिव क्लोज होता तो देम नहीं, फिर दोज आ जाता, फिर ठीक था। लेकिन एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है तो देम आएगा। अब तीसरा देखो, दे हु लेफ्ट अर्ली हैव रीच्ड सेफली, वो लोग जो जल्दी निकले, वो लोग जो जल्दी निकले आसानी से या सेफली पहुँच चुके हैं। अब देखो, दे के बाद में एक एडजेक्टिव क्लोज पड़ा है। वो दे कौन है? उसको डिफाइन कर रहा है। वो लोग जो जल्दी निकले, है ना, वो लोग जिन्होंने ऐसा किया। अगर ये हु लेफ्ट अर्ली एक एडजेक्टिव क्लोज है और दे को डिफाइन कर रहा है, तो दे हमारा सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये दोज वाला सब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ पे दे से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज आ गया। तो मुझे क्या करना है? दे को निकालना है और यहाँ पे रख दो दोज हु लेफ्ट अर्ली हैव रीच्ड सेफली। वैसे ही फोर्थ सेंटेंस में, द डॉक्टर गेव ऑल हिज वेल्थ टू देम विदाउट सफिशिएंट मीन्स, डॉक्टर साहब ने दे दी सारी अपनी दौलत उन लोगों को जिनके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं थे, जब बहुत गरीब थे। फिर से वही बात, ये वाला सेंटेंस देखो, डॉक्टर साहब डोनेटेड ऑल हिज वेल्थ टू देम। तो यहाँ पे अगर देम होता तो ठीक था, अगर ये बाद में ना रखा होता। लेकिन अब देम को डिफाइन करने के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज रखा हुआ है। वो लोग हैं जिनके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं है, जिनके पास बराबर संसाधन नहीं है। अब इसको डिफाइन करने के लिए अगर एक एडजेक्टिव आया है तो देम नहीं, अब इसकी जगह फिर से
दोष आएगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको निकाल के दोष बना देना चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एडजेक्टिव रखा हो तो दोष, ना रखा हो तो सब्जेक्ट में दे और ऑब्जेक्ट की जगह देम। बार बार करवा रहा हूँ, पेपर में गलत मत करके आना, है ना। बार बार ये कॉन्सेप्ट इसीलिए करवा रहा हूँ आपको रिवाइज करवा के। चलिए, करे द इंसिनुएशन ऑफ द NIA इन वेरी एक्ट ऑफ समनिंग देम एज विटनेस फॉलोज स्टेटमेंट्स बाय BJP लीडर्स दैट लिंक द एजिटेशन टू खालिस्तानी सेपरेटिज्म। कह रहे जो इंसिनुएशन है, जो डायरेक्ट हिंट, इनडायरेक्ट हिंट है। इंसिनुएशन मतलब इशारा, है ना, इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। कह रहे जो ये कटाक्ष सा है, जो इशारा सा है, इनडायरेक्ट हिंट है, और किसका, NIA का, इस खास एक्ट में, इस वेरी एक्ट में। वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसका मतलब है खास। कह रहे इस खास कृत्य में, एक्ट में। और कौन सा कृत्य है, कौन सा एक्ट है, सम्मन करने का इन किसानों को। और कैसे, एज अ विटनेस, विटनेस के तौर पे। कह रहे जो इंसिनुएशन है ना, ये फॉलो करता है, इसके बिल्कुल बाद में आता है स्टेटमेंट्स, और किसकी, BJP लीडर्स की। और वो स्टेटमेंट्स जिन्होंने जोड़ दिया इस प्रदर्शन को, एजिटेशन को खालिस्तानियों के अलगाववाद के साथ। तो पहले तो NIA के सम्मन आए, बिल्कुल बाद में BJP लीडर्स ने खालिस्तानियों के अलगाववाद वाले जो ना ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे किसानों का आंदोलन जो है उनसे लिंक हो जाए। तो कह रहे दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई लग रही हैं। इंसिनुएशन का मतलब आपको बता दिया ना, इनडायरेक्ट हिंट। आपने एक इनडायरेक्ट हिंट दी है कि देखो खालिस्तानी ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। कह रहे लॉ ऑफिसर्स of the government told the Supreme Court last week that anti-national forces that had infiltrated the protests were misleading the farmers. कह रहे कानूनी जानकारों ने, ऑफिसर्स ने, अधिकारियों ने, हमारी सरकार के सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल, कह रहे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टोल्ड किया, बताया। अच्छा क्या बताया, कब बताया, लास्ट वीक, पिछले वीक बताया। अच्छा ये बताया दैट कि राष्ट्र विरोधी जो है ना ताकतें, एंटी नेशनल फोर्सेस जो हैं, कह रहे जिन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था, जो घुस गई हैं, जो अंदर आ गई हैं इस प्रोटेस्ट के, इस प्रदर्शन के। कह रहे ये राष्ट्र विरोधी फोर्सेस जो ताकतें हैं मिसलीड कर रही थी फार्मर्स को। तो हमारे सरकारी कानून ऑफिसरों ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि राष्ट्र विरोधी ताकतों से अभी किसान आंदोलन चल रहा है, ये घुस चुकी हैं और किसानों को बरगला रही हैं। समझ गए। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब बोल रहा हूँ मैं, खुद से देखना है आपको, नहीं बोलूँ तो भी देखना है ना। ऑफिसर की वर्ब टोल्ड, एंटी नेशनल फोर्सेस की वर्ब वर मिसलीडिंग, और दैट की वर्ब हैड इन्फिल्ट्रेटेड। इन्फिल्ट्रेट वर्ड को अपने देख लेते हैं कैसे बना हुआ है। देखो इन मतलब अंदर, और आपने फिल्टर वर्ड सुना होगा ना, छन के जाना। तो फिल्टर वर्ड से ही हमने फिल्ट्रेट, इनफिल्ट्रेट नाम का वर्ड बनाया है। छन करके अंदर चले जाना, किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, पेनिट्रेट करना, परवेट करना, परमिएट करना, है ना। आप बाहर हो, अब अंदर आ गए हो, तो आपने इन्फिल्ट्रेट कर लिया, अंदर आप जो है सेंध मार के घुस गए हो। ध्यान रखना, फिल्टर से इन्फिल्ट्रेट बना है, लेकिन इन्फिल्ट्रेट में ये वाला ई निकल जाता है। अगर इनफिल्ट्रेट को मैं जोड़ूंगा ना तो ये वाला ई निकल जाएगा। तो स्पेलिंग एरर में ध्यान रखना, फिल्टर की स्पेलिंग इसमें नहीं बनती है ना, ये वाला ई गायब है। चलो अब इसमें छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, ये भी कई बार कर चुके हैं, फिर से करेंगे एक बार। कॉन्सेप्ट ये कहता है दिस, दैट, प्रीवियस, नेक्स्ट, अपकमिंग, पास्ट और लास्ट। अगर ये सब के सब आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले मिल जाए तो आप वहाँ पे ऑन या इन प्रपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। द ट्रेन रीच टू इट्स डेस्टिनेशन ऑन मंडे। ट्रेन पहुँच गई अपनी डेस्टिनेशन पे सोमवार को। द ट्रेन रीच टू इट्स डेस्टिनेशन ऑन मंडे। अब देखो मंडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक दिन है, इससे पहले ऑन आना लाजमी है, दिनों से पहले, वारों से पहले, है ना, आपको ऑन लगाना होता है। तो ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। लेकिन द ट्रेन रीच टू इट्स डेस्टिनेशन ऑन लास्ट मंडे। अब देखो ट्रेन लास्ट मंडे को पहुंची है, लास्ट आ चुका है पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। अगर लास्ट आ चुका है, पास्ट होता, है ना, प्रीवियस होता, तो इस केस में मैं क्या करूँगा, लास्ट मंडे, पास्ट मंडे, प्रीवियस मंडे जब भी लिखा हो ऑन को ओमिट कर दूंगा। बस यही रूल कहता है मेरा। ये अगर सारे के सारे वर्ड्स किसी दिन से, वार से या ईयर से पहले आ जाएं तो ऑन या इन प्रपोजिशन को यूज़ नहीं करना। अब देखो ये दोनों सेंटेंस सही मैंने कर दिए, लेकिन अभी भी सेंटेंस गलत है। याद है ना क्यों गलत है? रीच प्रपोजिशन कभी अपने बाद टू नहीं लेती है, तो ये टू मैंने जानबूझ के रखे हैं, अलग से एक एरर डाली थी। रीच के बाद में हमेशा इसका ऑब्जेक्ट आएगा। यू रीच्ड दिल्ली, है ना, रीच टू दिल्ली नहीं, रीच के बाद में टू ना लगाएं। अब देखो इसी सेंटेंस को, शी ग्रेजुएटेड इन 2020, वो 2020 में ग्रेजुएट हुई, है ना, शी ग्रेजुएटेड इन 2020। अब क्या करूँगा मैं, इन लगाऊंगा। लेकिन मैं अगर ऐसा लिखूँ शी ग्रेजुएटेड इन, अब 2020 लास्ट ईयर है ना, इन द लास्ट ईयर, इन द पास्ट ईयर, 2020 की जगह मैंने पास्ट ईयर लिख दिया। अब देखो पास्ट आ चुका है,
पास आ चुका है ईयर से पहले, है ना, अब इनको निकाल देना है। शी ग्रेजुएटेड द पास्ट ईयर। अगर मान लो 2022 में करने वाली है तो मैं लिखूंगा शी विल ग्रेजुएट द अपकमिंग या द नेक्स्ट ईयर, है ना। तो ऐसे आप इन प्रेपोजिशन को भी यहाँ से ओमिट कर देंगे पास्ट अपकमिंग लगने की वजह से। सिंपल कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं। चलो, यही कॉन्सेप्ट जब आपको बुक्स में लिखे हुए मिलते हैं तो आपको लॉजिक समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है ना। यहाँ पे मैं सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप अगर यहाँ से नोट करेंगे तो आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। करेक्ट दिस पोर्ट्रेयल ऑफ critics of government policy as either misled or ignorant or anti-national actors forecloses all possibility of any honest dialogue with them। कह रहा है ये जो पोर्ट्रेयल है, ये जो डिपिक्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो दिखाने का काम है किसको, क्रिटिक्स को, सरकार के, गवर्नमेंट पॉलिसी के। अच्छा, और कैसे दिखाने का, या तो बरगलाया हुआ, या तो पथ भ्रमित, मिसलेड, और या फिर इग्नोरेंट और एंटी नेशनल, है ना। तो कह रहा है अगर आप सरकार के क्रिटिक्स को मिसलेड, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब पागल, है ना, जिसको कुछ पता ना हो, ये एंटी नेशनल एक्टर दिखा दोगे ना, ये पोर्ट्रेल करोगे, ये पोर्ट्रेल फोरक्लोज कर देता है, ये पोर्ट्रेल पहले से ही बंद कर देता है सारी पॉसिबिलिटी को किसी भी ईमानदारी के साथ बातचीत की इन लोगों के साथ। अगर मैं आपको गाली दे रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ तो बात में ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि अब आपको गाली याद रहेगी। तो इन लोगों को आपने एंटी नेशनल बोल दिया है, अब ये लोग आपसे बात क्यों करेंगे, है ना। तो इस सारी पॉसिबिलिटी को फोरक्लोज कर चुका है। देखो, फोरक्लोज मतलब, फोर मतलब पहले से, क्लोज मतलब करना, किसी चीज़ को पहले से ही क्लोज करना। ये वर्ड आप फाइनेंशियल लैंग्वेज में देखोगे। अगर आपने एक लोन लिया 50 साल का, 30 साल का, 20 साल का, और 10 साल के बाद आपके पास पैसे आए, आपने उस लोन को बंद कर दिया, तो आप बैंक को जाके बोलोगे आई वॉन्ट टू फोर क्लोज माई लोन, मेरे लोन को मैं पहले से ही क्लोज करना चाहता हूँ उसका टाइम पूरा होने से, तो उसको कहते हैं फोर क्लोजर। वहीं से वर्ड को रिलेट करके रखें। करेक्ट दैट may not be an unintended outcome for a government that has never been enthusiastic about consultative processes। करे ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, मे नॉट बी, हो सकता है ना हो, एक अनइंटेंडेड आउटकम, एक बिना इंटेंशन का आउटकम, है ना, एक एक्सीडेंटल आउटकम। अनइंटेंडेड मतलब जो आपने सोचा ना हो, जो आपकी इंटेंशन ना हो। कह रहे ये अपने आप में कोई एक्सीडेंटल आउटकम नहीं है, एक्सीडेंटल नतीजा नहीं है एक सरकार के लिए जिसने कभी भी एंथुजियाज्म नहीं दिखाया है, जिसने कभी भी उत्साह नहीं दिखाया है कंसल्टेटिव प्रोसेस के लिए, बातचीत की जो है ना कार्यवाही के लिए। तो कह रहे ये जो ऊपर हुआ है ना सारा, ये सरकार के लिए बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है ना। सरकार के लिए अनइंटेंडेड आउटकम नहीं है, ऐसी सरकार के लिए जिसको बातचीत में ज़्यादा जोश, बातचीत वाले काम के लिए ज़्यादा इसमें जोश नहीं होता है, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती है। तो आज की सरकार कंसल्टेटिव प्रोसेस में ज़्यादा बिलीव नहीं करती है। ये सरकार बिलीव करती है कि कैसे अपना काम बने और अपने आगे बढ़ें, बिना कंसल्टेशन किए भी अपना काम करें, ऐसा कहना है इस लाइन का। अब देखो इसमें वर्ड्स, अनइंटेंडेड मतलब जो इंटेंशन ना हो आपकी, अनप्लैंड हो, है ना, आपने प्लान नहीं किया, इंटेंशन नहीं थी, अपने आप हो गया। अनफोर्सिन भी बोल सकते हैं, एक्सीडेंटल भी बोल सकते हैं। आउटकम मतलब रिजल्ट, एंथुजियास्टिक मतलब जिस चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हो, इंटरेस्टेड हो, है ना। कंसल्टेटिव जानते हैं इसमें बातचीत हो, कंसल्टेशन हो। करे इन दिस इंस्टेंस द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स प्रोफर डायलॉग विद प्रोटेस्टर्स व्हाइल एजेंसीज एम्प्लॉय इंटिमिडेटरी मेजर्स अगेंस्ट देम। करें इस खास किस्से में, इस खास इंस्टेंस में सरकारें और हमारी कोर्ट प्रोफर कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं एक डायलॉग को, एक बातचीत को प्रोटेस्टर्स के साथ, जबकि जो एजेंसीज हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो एम्प्लॉय कर रही हैं, काम में ले रही हैं डराने धमकाने वाली इंटिमिडेटरी मेजर्स को, कदमों को इन लोगों के खिलाफ। तो सरकार और कोर्ट तो कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, है ना, यहाँ तो बातचीत का काम चल रहा है। दूसरी तरफ सरकारी एजेंसियाँ किसानों को बुला बुला के धमका करके चाहती है कि प्रोटेस्ट बंद हो जाए। तो कह रहे हैं आपका हिपोक्रेटिक बिहेवियर है, नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं चलेगा। प्रॉफर वर्ड का मतलब होता है सजेस्ट करना, प्रपोज करना, किसी चीज़ का मसौदा रखना, है ना, किसी चीज़ को ऑफर करना, प्रोफर करना, ऑफर से इसको जोड़ लेना प्रॉफर को, है ना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा ईजी है आगे से। कह रहा है एफर्ट्स टू अंडरमाइन द लेजिटिमेसी ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स अपोज टू द गवर्नमेंट हैव एक्वायर्ड अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। कह रहा है एफर्ट्स जो है ना कमज़ोर बनाने के, अंडरमाइन करने के, वैधता को, अप्रोप्रिएटनेस को, लेजिटिमेसी को, और किसके, पॉलिटिकल एक्टर्स की, सियासी ताकतों का, है ना, जो अपोज टू हैं, जो खिलाफ हैं सरकार के। कह रहे ये जो एफर्ट्स हैं ना इस टाइप के कि इन सरकार के खिलाफ जो सियासी तौर पे कुछ बोले, राजनीतिक तौर पे, उनको आप अंडरमाइन कर दोगे, आप उनको कमज़ोर बनाओगे। कह रहे ये जो एफर्ट्स हैं इन्होंने एक्वायर कर लिया है एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न को,
एक ऐसे रुझान को जो बड़ा प्रेडिक्टेबल है। हमें पता है जब जब सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो सरकार एक ही काम करती है, उनको सरकारी एजेंसियों से धमकाती है और डराती है ना। एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, एफर्ट्स की वर्ब है हैव एक्वायर्ड, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। एक्वायर करना मतलब पा लेना। अंडरमाइन, अंडर मतलब नीचे, माइन मतलब सुरंग। आपके पाँव तले आप सुरंग खींच दूँ तो आपको गिराने का काम करूँगा, अंडरमाइन करूँगा, वीक बनाऊँगा, है ना। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को कमज़ोर बनाना, वीकन। लेजिटिमेसी मतलब कौन सी चीज़ कितनी लेजिटिमेट है, उसकी वैलिडिटी कहलाएगी लेजिटिमेसी, है ना, उसकी वैधता। चलिए सिंपल सेंटेंस है ना। प्रेडिक्टेबल मतलब जिसको प्रेडिक्ट किया जा सके। कह रहे इट्स क्रिटिक्स आर routinely labeled anti-national by social media trolls and functionaries of the ruling party। कह रहे सरकार के जो क्रिटिक्स हैं, सरकार के जो आलोचक हैं, आमतौर पे रूटीनली उनको लेबल किया जाता है, नाम दिया जाता है एंटी नेशनल का, सोशल मीडिया पे बैठे हुए पागलों के द्वारा, ट्रोल्स के द्वारा और सरकार के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो अगर आपने सरकार का कुछ क्रिटिसिज्म किया, सरकार की किसी बात पे कुछ बोल दिया है ना, आपने ऐसा बोल दिया महंगाई के बारे में, तो सोशल मीडिया पे आपको बोला जाएगा आप एंटी नेशनल पर्सन है। और यही काम सरकार के बीजेपी के फंक्शनरीज भी करेंगे टीवी चैनल्स पे आकर के। वर्ड लिखने वाला, लेवल करना, किसी को नाम देना, किसी को ब्रांड देना, है ना। किसी को आप नाम दे देते हो ना, तकिया कलाम, तो उसको कहते हैं लेवल। ट्रोल होते हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं सोशल मीडिया पे, ट्रोल्स। कह रहे इन्वेस्टिगेशंस, इनको बुली भी बोलते हैं ना, आपको बुली करते हैं, आपको बहुत सताते हैं ये बिना बात। कह रहे इन्वेस्टिगेशंस फॉलो ऑफन बाय सेंट्रल एजेंसीज द NIA एंड द ED। कह रहे इन्वेस्टिगेशंस फॉलो करेंगी अक्सर बाय सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा, NIA के द्वारा और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। तो सरकार के खिलाफ आपने कुछ बोला, सोशल मीडिया पे आपके कपड़े फाड़े जाएंगे, रात को टीवी चैनलों पे भी कोई कपड़े फाड़ेगा आपके, और इन एजेंसीज में से कोई आपके घर आकर के आपकी छानबीन भी करने लगेगा, कहीं आप जो है कोई गलत काम तो नहीं करते हैं ना। तो इन्वेस्टिगेशंस भी आपको फॉलो करने लगेगी। कह द स्टेट रिस्पॉन्सेज टू एजिटेटर्स इन कश्मीर, भीमा कोरेगांव एंड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द CAA एक्ट हैव बीन हैवी हैंडेड। और कह रहे जो स्टेट के रिस्पॉन्स रहे हैं, जो राज्य का प्रतिक्रिया रही है ना सामने से, और किन के लिए, एजिटेटर्स के लिए, प्रदर्शनकारियों के लिए। और कहाँ पे, कश्मीर में, भीमा कोरेगांव में, और ड्यूरिंग, दौरान उन प्रोटेस्ट के जो हुए थे CAA एक्ट के खिलाफ। कह रहे ये जो रिस्पॉन्सेज है ना, ये रहे हैं बहुत ही हैवी हैंडेड, अपने आप में बहुत ही बॉसी। हैवी हैंडेड का मतलब होता है आप एकदम डोमिनेट होकर के, प्राउड होकर के, घमंड के साथ इस मैनर में किसी काम को करते हो तो आप हैवी हैंडेड होते हो। तो सरकार का रिस्पॉन्स हमेशा बहुत ही प्राउड भरा रहा है, बहुत ही अकड़ वाला रहा है, बहुत ही डोमिनेटिंग रहा है ना, इन तीनों चीज़ों के खिलाफ। इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है कैवलियर। ये वर्ड वास्तव में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम से मैंने देखा है। कैवलियर का मतलब होता है जिसमें बहुत अकड़ हो, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा प्राउड हो। चलिए आगे बढ़े। सिंपल सेंटेंस है इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेज हैं। कह दैट प्रोबेबली इज द मैसेज दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू कन्वे टू ऑल डिसेंटर्स करंट एंड प्रोस्पेक्टिव। कह रहे यही शायद वो मैसेज है, यही शायद वो पैगाम है जिसको सरकार चाहती है कन्वे करना सभी डिसेंटर्स को, जिसको सरकार चाहती है पहुंचाना सभी प्रदर्शनकारियों तक, है ना, प्रोटेस्टर्स तक। चाहे वो आज में हो, करंट हो, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव हो, मतलब आज नहीं पर आज के बाद वो फिर से खड़े होने वाले हो, है ना। तो सरकार यही शायद मैसेज है सबको देना चाहती है कि अगर आपने हमारे सामने प्रदर्शन किया तो हम आपके साथ यही करेंगे, चाहे आप आज कर रहे हो, चाहे आप आज से 2 साल बाद करने की तैयारी में हो। अब देखो मैसेज क्या है, इट विल नॉट फील रिस्ट्रेन्ड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स इन पुटिंग डाउन प्रोटेस्ट। मैसेज ये है, संदेश ये है कि सरकार बिल्कुल भी फील नहीं करेगी रिस्ट्रेंट, सरकार अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोकेगी, है ना, अपने आप पे बिल्कुल भी लगाम नहीं लगाएगी। किनके द्वारा, उन प्रिंसिपल्स, उन रूल्स के द्वारा जो हैं संघवाद के, या फिर संविधान डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के, जनतांत्रिक जो है रूलों के, है ना, नॉर्म्स के। और किस काम में, पुट डाउन करने में, क्रश करने में प्रोटेस्ट को, इन प्रदर्शनों को। तो सरकार अपने आप को बिल्कुल भी बंधा हुआ नहीं देखती है डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के हिसाब से या फेडरलिज्म के हिसाब से, संघवाद के हिसाब से। सरकार 1 मिनट में किसी भी प्रोटेस्ट को पुट डाउन कर सकती है, उसको क्रश करने में विश्वास रखती है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आप बातचीत करते हो, क्रश नहीं करते हो। फेडरलिज्म में स्टेट्स के ऊपर आपका कंट्रोल कम होता है, पर सरकार ये कहती है कि हमारा स्टेट के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा है, हम किसी भी स्टेट में होने वाले प्रोटेस्ट को पुट डाउन करेंगे। समझ गए ना। सेंटेंस थोड़ा लंबा था लेकिन पीस बाय पीस हमने पढ़ा। सब्जेक्ट वर्ब मिला रहे हो, दैट की वर्ब इज। अब इसे वर्ड देखना, कन्वे करना मतलब एक्सप्रेस करना। इसके लिए अपने पास वर्ड है पुट, पुट आउट।
ठीक है ना। डिसेंटर्स वो लोग हैं जो आपकी बात से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इत्तेफाक नहीं रखते हैं। प्रोटेस्टर्स हैं, डिसेंटिंग पर्सन है, आपकी बात को अपोज करते हैं ना। प्रोस्पेक्टिव मतलब आज नहीं लेकिन एंटीसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, आज से 2 साल बाद ये संस्था सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सकती है, तो वो प्रोस्पेक्टिव जो है ना डिसेंटर है सरकार की, आज नहीं है आने वाले टाइम में है। रिस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंट, बाउंडेड, बंधा हुआ है ना। जब आप रिस्ट्रेंट होते हो तो आप किसी दायरे में बंधे होते हो। फेडरलिज्म संघवाद होता है पुट डाउन। अब इसको ध्यान से देखो, कल मैंने आपको फ्रेजल वर्ब कराई थी पुट आउट। इसके 2 मीनिंग होते हैं, एक्सटिंग्विश करना एक फायर को, किसी आग को बुझाना, और एक मैसेज को स्प्रेड करना, पुट आउट करना। तीसरा लिटरल मीनिंग होता है, ये तो दोनों फ्रेजल वर्ब के, तीसरा लिटरल होता है किसी चीज़ को बाहर रखना। जैसे आप अपनी जीभ निकालते हो किसी को, अपने घर के बाद किसी चीज़ को रख करके आते हो, पुट आउट करते हो, है ना। अब वैसे ही आज अपने पास पुट डाउन है। इसके 2 मीनिंग है फ्रेजल वर्ब में, किसी नोट को नीचे नोट करना है ना, किसी बात को। जैसे मैंने आपको फ़ोन नंबर दिया, आपने उसको कागज़ पे लिख लिया, यू आर पुटिंग डाउन माई फ़ोन नंबर, समझ गए ना। किसी चीज़ को नोट करना है, रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड में राइट करना किसी चीज़ को कागज़ पे, है ना। दूसरा, किसी क्रश करना किसी प्रोटेस्ट को, किसी भी चीज़ की मूवमेंट को सप्रेस करना, सबड्यू करना या क्रश करना, है ना। किसी भी आंदोलन को दबाना कहलाता है पुट डाउन करना। तीसरा होता है इसका लिटरल मीनिंग, ये फ्रेजल वर्ब वाला नहीं है। पुट मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे, किसी चीज़ को नीचे रखना। आपके हाथ में गन है, मैं बोल रहा हूँ पुट डाउन द गन। आपके हाथ में पेन है, मैं बोल रहा हूँ पुट डाउन द पेन, समझ गए ना। किसी चीज़ को नीचे रखना उसको कहते हैं पुट डाउन। तो हर फ्रेजल वर्ब का एक लिटरल मीनिंग भी होता है। पुट डाउन का मतलब किसी चीज़ को नीचे रखना, पुट आउट का मतलब किसी चीज़ को बाहर रखना, और उसके फ्रेजल वर्ब वाले मीनिंग भी होते हैं। जैसे इसके 2 मीनिंग ये हैं और इसके 2 मीनिंग ये हैं। साथ में बता रहा हूँ, थोड़ा आप रिलेट कर पाएँ। आज का क्वेश्चन पुट डाउन पे बेस्ड है क्विज के अंदर, है ना, उसको मैं लास्ट में करवाऊँगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द एनआईए मूव कैन नॉट बी सीन डिलिंक्ड फ्रॉम दिस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। कह रहे एनआईए का जो मूव है उसको नहीं देखा जा सकता डिलिंक होते हुए इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट से, इस बड़ी परिदृश्य से, है ना। तो अगर आप पूरी पिक्चर को देखोगे तो एनआईए का जो घटनाक्रम है ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, सरकार के इस मैसेज से, सरकार के इस संदेश से ही जुड़ा हुआ है। कॉन्टेक्स्ट मतलब जो पूरी सिचुएशन है ना, उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। कह रहे सिक्स अब्रॉड आर अ वाइब्रेंट सेगमेंट ऑफ द डायस्पोरा हैविंग लिंक्स विद द मदरलैंड इंक्लूडिंग थ्रू डोनेशंस टू रिलीजियस एंड चैरिटी एक्टिविटीज़। कह रहे सिक्स जो है अब्रॉड, सिक्स जो है हमारे देश के बाहर, वो एक वाइब्रेंट सेगमेंट है, बहुत ही जोशीला हिस्सा है हमारी डायस्पोरा का, हमारे प्रवासी ग्रुपों का। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, इंडिया से बाहर रहने वाले किसी भी देश के लोग कहलाते हैं डायस्पोरा। जैसे यूके में रहने वाले सभी के सभी इंडियंस है, इंडियन डायस्पोरा, है ना। सभी के सभी बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी डायस्पोरा। तो हमारी इंडियन जो प्रवासी ग्रुप है, डायस्पोरा है, उसका एक बहुत ही जोशीला हिस्सा है सिक्स, जो बाहर रहते हैं, अब्रोड रहते हैं। अच्छा, कैसे हैं ये, रखते हुए लिंक्स को मदरलैंड के साथ, हमारी मातृभूमि के साथ, और कैसे, जिसमें शामिल है डोनेशंस, जिसमें शामिल है चंदा, रिलीजियस और चैरिटी एक्टिविटीज़ के लिए, धार्मिक और दान वाली काम के लिए, इन एक्टिविटीज़ के लिए। तो सिक्स जो है इस तरह से हमारे देश के बाहर रह करके एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, जोशीला हिस्सा है हमारे प्रवासी ग्रुप्स का, समझ गए। अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, डायस्पोरा वर्ड को नोट कर लेना, प्रवासी है द ग्रुप ऑफ एमिग्रेंट्स। ग्रामर कॉन्सेप्ट ये है, सिक्स अब्रोड क्यों लिखा है, सिक्स फॉरेन क्यों नहीं लिखा। आपने सुना होगा अब्रॉड इज इक्वल टू फॉरेन, अब्रॉड इज इक्वल टू फॉरेन, लेकिन फॉरेन की जगह अब्रॉड नहीं आता। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं डिटेल में कराऊंगा आज या कल में एक वीडियो करके अलग से, लेकिन आप इसको भी थोड़ा सा जो ना संक्षेप में देखें। देखो, कई हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं जो एक दूसरे के सिनोनिम हैं, जैसे फॉरेन और अब्रॉड, ओपन और अजार, बर्निंग और अब्लेज, लिविंग और अलाइव, लेकिन इनकी जो पोजीशन है ना वो फिक्स है। फॉरेन आएगा किसी भी नाउन से पहले, अब्रोड आएगा किसी भी नाउन के बाद, मीनिंग एक ही है, लेकिन ये पहले आएगा, ये नाउन के बाद में आएगा। ओपन नाउन से पहले, अजार नाउन के बाद। अगर कोई गेट खुला है तो वो ओपन गेट है और गेट अजार है, समझ गए मेरी बात को। दरवाज़ा कोई खुला है तो ओपन गेट है या डोर अजार है। बर्निंग पहले आएगा, अब्लेज बाद में आएगा। बर्निंग का मतलब जलता हुआ, अब्लेज का मतलब भी वही। लिविंग पहले आएगा, अलाइव बाद में आएगा। लिविंग मतलब जिंदा, अलाइव मतलब भी जिंदा, लेकिन इनकी पोजीशन हमेशा पहले और बाद में होती है। इनकी निशानी देखनी हो तो ये अ वाले बाद में आ जाते हैं, अब्लेज है, अलाइव है, अजार है, अब्रॉड है ना, ये बाद में, और इनके सिनोनिम पहले। अब इन तीनों सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। अब्रॉड मार्केट्स हैव क्रैश्ड आफ्टर लॉकडाउन्स। लॉकडाउन के बाद विदेशी बाजार क्रैश कर गए हैं। अब दिक्कत क्या है, अब्रॉड मार्केट्स, अब्रॉड आया मार्केट्स के लिए। अगर पहले लगाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, अब्रॉड की जगह फॉरेन लगाना चाहिए। तो मुझे लिखना है फॉरेन मार्केट्स हैव क्रैश्ड, या फिर अब्रॉड को हटा करके मार्केट्स के बाद में ले आओ, मार्केट्स अब्रॉड हैव क्रैश्ड। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। अब इसको देखो, ही एंटर्ड द रूम ईजिली थ्रू द अजार डोर।
वो रूम में घुस गया आसानी से खुले हुए दरवाजे के जरिए। डोर कैसा है? अजार, खुला हुआ। अजार एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा नाउन के बाद आता है, तो मुझे थ्रू द डोर अजार लिखना चाहिए, या फिर अजार की जगह यहाँ पे शुरू में ओपन लिख देना चाहिए। ठीक है ना। ऑल अलाइव एनिमल्स इन द ओशन हैव टू हंट फॉर फूड। सभी जिंदा जानवरों को ओशन में फूड के लिए हंट करना पड़ता है, फूड के लिए शिकार करना पड़ता है। अब यहाँ क्या करूँगा मैं? अलाइव एनिमल्स, अलाइव तो एनिमल्स के बाद आएगा, तो मुझे लिखना चाहिए ऑल एनिमल्स अलाइव इन द ओशन, या फिर अलाइव को यहीं रहने दो, उसको बदल दो लिविंग में, ऑल लिविंग एनिमल्स इन द ओशन। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, ये वाले बाद में, ये वाले पहले। चलिए आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और सबसे हंसी की बात पता क्या है? आपको पता भी नहीं होता ये क्वेश्चन है क्या। आपने इस कॉन्सेप्ट को अगर नहीं सीखा, एग्जाम में क्वेश्चन फेस कर रहे हो, हंसी की बात ये आपको पता भी नहीं है क्वेश्चन है क्या, मुझसे पूछा क्या जा रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशन अपनी ना बनने दें, अच्छे से लें वाईडी क्लासेस को। अदर डायस्पोरा ग्रुप्स ऑल्सो सपोर्ट एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। दूसरे कई ऐसे ग्रुप्स हैं वो भी सपोर्ट करते हैं एक्टिविटीज़ को, जिसमें शामिल है ऐसी एक्टिविटीज़ जो फील्ड में है एजुकेशन और हेल्थ के, है ना। तो दूसरे ग्रुप्स हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्रों में। कह रहे द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज़ अ पॉलिसी ऑफ हार्नेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डायस्पोरा एवरीवेयर फॉर नेशनल प्रोग्रेस। कह रहे मोदी सरकार की पॉलिसी है हार्नेस करने की, मोदी सरकार की पॉलिसी है अच्छे से यूज़ करने की स्ट्रेंथ को इंडियन डायस्पोरा की हर जगह नेशनल प्रोग्रेस के लिए, है ना। तो सरकार की हमेशा से एक ऐसी पॉलिसी रही है कि डायस्पोरा को अच्छे से यूज़ करें नेशनल प्रोग्रेस के लिए। हार्नेस करना मतलब होता है, देखो हार्नेस का मतलब होता है कुत्ते के गले की पट्टी, कुत्ते किसी भी जानवर की। तो अगर आप हार्नेस को वर्ब बना देंगे, इसका मतलब होगा कंट्रोल करना किसी चीज़ को, जैसे आप किसी कुत्ते को करते हो किसी जानवर को, या फिर एक्सप्लॉइट करना किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, है ना। इसी से एक अपने पास इडियम है डाई इन हार्नेस। आप मर गए हो हार्नेस में, आप नौकरी करते हो, आपके गले में नौकरी का पट्टा है, नौकरी करते करते आपकी डेथ हो जाए, है ना, किसी पर्सन की, हम बोल सकते हैं दैट पर्सन हैज़ डाइड ऑन ड्यूटी, डाइड इन हार्नेस। तो इसी से वर्ड बना है ना, हार्नेस मतलब कंट्रोल या गले का पट्टा किसी जानवर का। कह देयर हैज़ टू बी ए हाई थ्रेशोल्ड टू कंसिडर एनी सच कम्युनिटी एक्टिविटी एज एंटी नेशनल एंड नो कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन मस्ट इन्फ्लुएंस दैट असेसमेंट। कह रहे वहाँ होना चाहिए एक हाई थ्रेशोल्ड, एक बहुत ही अच्छी अपर लिमिट, है ना, मिनिमम लिमिट, और किस चीज़ की? कंसीडर करने की किसी भी ऐसी कम्युनिटी एक्टिविटी को एंटी नेशनल के तौर पे। और कह रहे कोई कंसिडरेशन रिलीजन की इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए इस असेसमेंट को, इस जायजे को। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम लिमिट, इतनी लिमिट है मेरी मिनिमम, इसके बाद मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तो ये मेरी गुस्से की थ्रेशोल्ड है ना। इसको डोर स्टेप भी बोलते हैं, दहलीज भी बोलते हैं, हिंदी में दहलीज। तो सरकार को एक हाई दहलीज रखनी चाहिए, एक मिनिमम लिमिट को बहुत ऊपर रखना चाहिए कि किस तरह की कम्युनिटी एक्टिविटी को आप एंटी नेशनल मानेंगे, और किसी भी कम्युनिटी को उसके रिलीजन के हिसाब से असेसमेंट नहीं करना, उनका जायजा नहीं लेना है। कह रहे द NIA's instant move has been condemned as intimidation among others by the अकाली दल until recently a BJP ally। कह रहे NIA का जो इंस्टेंट मूव है, जो भी हाल का जो घटनाक्रम है, जो इसने हरकत की है, उसको कंडेम किया गया है, उसको आलोचना की गई है उसकी डराने वाली घटना के तौर पे, इंटिमिडेशन के तौर पे, कई दूसरी चीज़ों के बीच, है ना। और भी कई चीज़ें हैं, इंटिमिडेशन भी उनमें से एक है। किसके द्वारा? अकाली दल के द्वारा। और कब? अंटिल रिसेंटली, हाल ही के वक्त में, जो एक बीजेपी अलाय भी था। तो बीजेपी के एक अलाय जो है अकाली दल, उसने भी बताया कि NIA का जो मूव है अपने आप में डराने वाला एक घटना है, इंटिमिडेशन वाला मूव है। कह रहे स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स मे बी अनअवॉइडेबल व्हेन देयर इज़ एन इमीडिएट थ्रेट ऑफ वायलेंस। कह रहे स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स जो है ना, पावरफुल वाली, स्ट्रॉन्ग आर्म मतलब जिसमें पावरफुल हो आप, बहुत ज़्यादा जो आप में ताकत हो। कह रहे ऐसे जो दांव पेच हैं वो हो सकता है अनअवॉइडेबल हो जब वहाँ पे एक इमीडिएट थ्रेट हो, एक बहुत ही सामने दिख रही हो एक चुनौती, वायलेंस की, हिंसा की। कह रहे अगर हिंसा दिख रही हो तो ऐसी घटनाएं करनी भी चाहिए, है ना। हिंसा दिख रही हो तो सरकार को पावर को यूज़ करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स को अनअवॉइडेबल होती हैं ऐसे केस में। कह रहे लेकिन बट रिप्लेसिंग पॉलिटिकल डायलॉग विद स्टेट इंटिमिडेशन इज़ नेवर स्ट्रेटेजिकली प्रूडेंट। कह रहे लेकिन बदल देना, रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट कर देना सरकार से बातचीत को स्टेट के इंटिमिडेशन से, सरकार के डराने से, कह रहे वो कभी भी स्ट्रेटेजिकली प्रूडेंट नहीं होता, कभी भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से बड़ी अच्छी या वाइज बात नहीं है। तो कह रहे यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं हो रही है किसान आंदोलन में। यहाँ पे अगर आप अपनी ताकत दिखाओगे, ऐसे डायलॉग को रिप्लेस करोगे, तो ये अपने आप में कोई समझदारी की बात नहीं होगी।
द गवर्नमेंट मस्ट टॉक टू द फार्मर्स इन गुड फेथ, सरकार को बात करनी चाहिए फार्मर्स से अच्छी भावना के साथ, बेनेवोलेंस के साथ, गुड विल के साथ, गुड फेथ के साथ, है ना, अच्छी भावना के साथ फार्मर्स से बातचीत करनी चाहिए। चलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि आज का ट्यूटोरियल भी लंबा है ना, और कॉन्सेप्ट भी कई सारे हैं। फटाफट से एक लाइक और शेयर देना। बैंकिंग एसएससी वालों के लिए ही बनाता हूँ मैं, सब तक पहुँचनी चाहिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। पता लगे ना लोगों को कि यूट्यूब पे फ्री में भी कंटेंट मिलता है ऐसा। अभी अपने पास 2 क्वेश्चंस हैं, सेकंड वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फर्स्ट वाला इजी है, तो पहले फर्स्ट वाले को करेंगे। आपको यहाँ चूज़ करना है इन द लास्ट ईयर या लास्ट ईयर द अथॉरिटीज कुड ओनली सेव देम या दोज हु डाइव्ड इन द ओशियन फ्रॉम द अब्लेज शिप या बर्निंग शिप। पिछले साल अथॉरिटीज़ महज उन्हीं लोगों को सेव कर पाई जो कि डाइव किए थे, जो कि गोता मारे थे ओशन में जलते हुए शिप से। तो पिछले साल की घटना है, हमारी सरकार के लोग, एजेंसी के लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को बचा पाए जो जलते हुए शिप से ओशियन में कूदे थे। जो नहीं कूदे थे सरकार उनको नहीं बचा पाई। अब देखो इन द लास्ट ईयर, इन तो नहीं आएगा, अगर द लास्ट ईयर लिखा हुआ है, लास्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रपोजिशन को यूज़ करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट ईयर लिखो या द लास्ट ईयर लिखो, आपका आंसर या तो बी है या डी है, सी है, ए नहीं है ना। ए को मैं मार्क कर रहा हूँ, ए आपका आंसर नहीं है क्योंकि इन लगा हुआ है। आगे देखो अथॉरिटीज कुड ओनली सेव, ये ओनली है ना, यहाँ रखो कुड सेव ओनली। अब देखो यहाँ कुछ लगाना है, यहाँ पे वो आएगा जो कि हु डाइव्ड को क्वालिफाई करे, उन लोगों को बचाया जो समुद्र में कूदे थे। मतलब यहाँ पे एक एडजेक्टिव क्लोज पड़ा है आपके पास। अगर एडजेक्टिव क्लोज पड़ा है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जगह आता है दोज। तो दोज के हिसाब से आपका आंसर ना तो बी है, ना बी है, ना सी है, ठीक है ना, समझ गए ना। देम आपको यहाँ पे देम तो चाहिए नहीं, आपको तो दोज चाहिए, है ना, तो ओनली दोज सिर्फ डी में रखा है। लास्ट ईयर आएगा शुरू में, दोज आएगा यहाँ पे, और लास्ट में आएगा बर्निंग शिप, क्योंकि अबलेज जो है वो शिप के बाद में आएगा, बर्निंग पहले आने वाला एडजेक्टिव है। तो मैं यहाँ पे अबलेज शिप भी लिख सकता, अबलेज शिप जो है ना गलत हो जाएगा। डी आपका आंसर है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ। जस्ट ए मिनट, कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप सारा। तीनों ही ग्रामर कॉन्सेप्ट को मैंने मिक्स कर दिया है इस वाले क्लोजर्स में। अब सेकंड ले लो, आपको यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं मैंने और 2 वर्ड चूज़ करवाए हैं। पहला वर्ड है हार्डनेस, दूसरी फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। दोनों के मीनिंग मैंने आपको बताए हैं। आपको मुझे बताना है कहाँ पे पुट डाउन और हार्डनेस दोनों में से किसी भी एक को गलत तरीके से यूज़ किया है। अगर कहीं भी गलत तरीके से यूज़ किया है तो वो सेंटेंस आपका आंसर है, ठीक है। बैंक में और पीओ में और क्लरिकल में, मेंस में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, ध्यान से देखो। हार्डनेस का मतलब होता है कुत्ते के गले का पट्टा या किसी चीज़ को कंट्रोल करना, एक्सप्लॉइट करना। डाई इन हार्डनेस का मतलब होता है ड्यूटी करते हुए मर जाना। पुट डाउन का मतलब होता है क्रश करना या किसी चीज़ को नोट करना या किसी चीज़ को नीचे रखना, है ना, पुट डाउन करना। अब मीनिंग देखेंगे सारे। द यूएसए हैज़ पुट डाउन मैनी गवर्नमेंट्स इन द क्वेस्ट टू हार्नेस फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स। अमेरिका ने पुट डाउन किया, क्रश किया है बहुत सारी सरकारों को इस क्वेस्ट में, इस चाह में, इस इच्छा में, वो काहे कि हम हार्नेस करें, एक्सप्लॉइट करें फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स को, उनके तेल के कुएं को। बिल्कुल सही बात है। इराक में, अफगानिस्तान में, अमेरिका ने वियतनाम में यही किया है, हमेशा सरकारों को क्रश करती है ताकि उनके तेल को जा करके पी जाए। पुट डाउन भी सही है, हार्नेस भी सही है, ठीक है ना। हार्नेस का मतलब फ़ायदा उठाना है। सेकंड देखो, व्हेन द पुलिसमैन स्टॉप द हॉर्स राइडर ही पुट डाउन द हार्नेस एंड आस्क्ड द रीज़न। जब पुलिसमैन ने रोका, स्टॉप किया हॉर्स राइडर को, उसने नीचे रख दिया गले की हार्नेस को, लगाम को, और पूछा अपना कारण रोकने का। पुलिसमैन ने घुड़सवार को रोका, घुड़सवार ने घोड़े की हार्नेस को नीचे रखा, पुट डाउन किया और अपना रीज़न पूछा। समझ गए। हार्नेस यहाँ पे घोड़े के गले की लगाम है और पुट डाउन का मतलब है नीचे रखना। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों सही हैं, एकदम सही हैं। तीसरा देखो, जॉन हर्बर्ट हु डाइड इन हार्नेस हैड टू पुट डाउन टू द डिमांड्स ऑफ फेमाइन हिट बंगाली पॉपुलेशन। जॉन हर्बर्ट जो कि डाई हुआ हार्नेस में, वो पर्सन जो कि ड्यूटी करते हुए मरा। ये एक अपने गवर्नर जनरल थे जो ड्यूटी करते हुए मरे, अपना ऐसा कहना है ना। जॉन हर्बर्ट जो कि डाई करा हार्नेस में ड्यूटी करते हुए जिसकी डेथ हुई, इसको पुट डाउन करना पड़ा डिमांड्स को, और किसकी, हार्नेस फेमाइन हिट बंगाली पॉपुलेशन की। देखो पुट डाउन के बाद में अगर डिमांड्स को लिखना है तो टू नहीं लगाना। अगर आप डिमांड्स को पुट डाउन कर रहे हैं तो आप उनको क्रश कर रहे हैं, तो टू लगा के आप क्या बताएंगे, आप उनको क्रश करेंगे तो बिना टू के बताएंगे, है ना, पुट डाउन द डिमांड्स। टू लगाने का मतलब है मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में सेंटेंस का मीनिंग ऐसा निकलता है, जॉन हॉबर्ट जो डाई इन हार्नेस किया,
उसने सरेंडर किया डिमांड्स के सामने, उसने मान लिया डिमांड्स को, और किसकी, फेमाइन हिट बंगाली पॉपुलेशन की, ऐसी बंगाली पॉपुलेशन जहां अकाल से ग्रस्त थी। तो यहाँ पे पुट डाउन की जगह मुझे लिखना चाहिए कंसीडर्ड या यील्डेड, समझ गए ना, हु यील्डेड और कंसीडर्ड टू डिमांड्स ऑफ द बंगाली पॉपुलेशन। इस टू की वजह से मुझे पता लगा इसने सरेंडर किया, ना कि उनको क्रश किया। अगर क्रश किया होता तो पुट डाउन होता, इस टू को हम यहाँ पे ना रखे होते। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। आपके लाइक्स और शेयर्स बहुत मैटर करते हैं। यही एंड स्क्रीन पे आपको साइड में दिख रही है कल की वोकैब वीडियो, एडवांस वोकैब की। तो आप वोकैब की वीडियोस को रोज़ वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं एंड स्क्रीन के जरिए। चलिए मुलाकात लूँगा, साइनिंग आउट।